सोर्सेज जो हैं वो हम एक्सट्रैक्ट कर सकें कि वो कौन से होंगे कि एक्सचेंज रेट यूज़ कर सके और उसके लिए बेनिफिशियल भी हो सके। तो हमने ऑलरेडी डिस्कस ये किया था कि हमारे पास डिफरेंट टाइप के जो हैं कॉन्ट्रैक्ट्स अवेलेबल होते हैं, जिनमें फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होता है, या ऑप्शंस का की फैसिलिटी भी अवेलेबल होती है। तो अगर हम इस स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट को डिस्कस करें तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट और फ्यूचर जो रेट्स और प्राइसेस होंगी provided could be used as an estimate for converting the pesos determined budget into US dollars. रीज़न क्या है फ्यूचर प्राइस को यूज़ करने का? रेंडीज ओपिनियन वुड बी कि वो क्यों फ्यूचर प्राइसेस को यूज़ कर रहे हैं। उसकी रीज़न ये है कि आप अगर फ्यूचर प्राइस में एंटर हो रहे हो, फ्यूचर कोर्ट में एंटर हो रहे हो, तो फिर आपके पास अवेलेबल होगा ऑप्शन कि जब आप जिस भी पॉइंट ऑफ टाइम आप एग्जीक्यूट करने लगे हो तो आपके पास मार्केट जो है रिलेटेड रेट वो उसको हेल्पफुल करेगा, और आपके पास यूएस डॉलर्स का जो बजट है वो पैसोज में कन्वर्ट होकर उसी अमाउंट पर आएगा जिस अमाउंट पे आप उस टाइम पे मार्केट में मूव कर रहे होगे। तो फ्यूचर प्राइसेस जो हैं वो यूज़ हो सकती हैं फॉर एस्टिमेटिंग और कन्वर्टिंग द pesos denominated budget into US dollars. Now second question is, what alternate methods might Mr. Randy Bozard propose to the board for dealing with foreign currency fluctuations? अब वो कहते हैं कि सेकेंड हर्डल इज कि कौन से अल्टरनेट मेथड्स होने चाहिए कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो हैं वो फॉरेन करेंसी फ्लक्चुएशंस को मिनिमाइज कर सकें और उससे कम बिजनेस को नेगेटिव पर्सपेक्टिव में इफेक्ट हो। तो रेंडी बजार्ड का ओपिनियन ये है कि वो जो प्रपोज कर सकता है वो डिनोमिनेटिंग द HOA फीस इन पैसोज रादर देन इन US डॉलर्स। अभी हम करंटली क्या कर रहे हैं कि स्टडी में हमने डिस्कस ये किया कि हम जितनी भी फीस होती है वो US डॉलर्स में मेंशन करते हैं, रीज़न बीइंग कि हमारे US रेजिडेंट हैं तो उनको इश्यूज़ ना हो। तो रेंडी बाजार का ओपिनियन ये है कि आप बजाय इसके कि US में डिनोमिनेटेड फ़ीस को हाईलाइट करें, आप पैसोज में उस फीस को मेंशन करें। उसका इफ़ेक्ट क्या होगा कि एक सबसे पहली चीज़ तो ये कि आपके तमाम के तमाम जो अपार्टमेंट ओनर्स हैं वो सब US में नहीं है। मींस अगर 150 है तो 150 US रेजिडेंट नहीं है। तो इसका मतलब है अगर 50-50 की रेशो है या 60-40 की भी रेशो है तो 75 अप्रॉक्सीमेटली 75 to 90 ओनर्स वो होंगे जो US के रेजिडेंट नहीं हैं, या 50 to 75 ओनर्स वो होंगे जो US के रेजिडेंट नहीं हैं। तो उनको सबसे बड़ी डिफ़िकल्टी क्या आती है कि पहले वो अपनी करेंसी में से पैसोज में कन्वर्ट हों और पैसोज से US डॉलर्स में कन्वर्ट हो रहे हों, या फिर ये कि वो अपनी करेंसी को US डॉलर्स में डायरेक्टली कन्वर्ट करा रहे हो। तो मींस कि वो 3 करेंसीज में मूव कर रहे होंगे। अपनी होम करेंसी, डोमेस्टिक करेंसी जो उन्हें वहाँ ट्रांजेक्शन्स में हेल्प आउट करती होगी, पैसोज में जो उनको इधर पैसोज के साथ डील करने में हेल्प आउट करती होगी, और फिर डॉलर्स में ताकि वो अपने अपार्टमेंट की फ़ीस जो है वो डॉलर्स में पे कर सकें। तो पहली चीज़ तो ये कि उन तमाम ओनर्स को भी हेल्पफुल हो जाएगा जो कि अदर देन US है। तो इसको पैसोज HOA फीस को पैसोज में मेंशन करें रादर देन इन US डॉलर्स। सेकेंड इज कि डिनोमिनेटिंग इन पैसोज वुड सिंपली रिक्वायर ऑल ओनर्स टू गेट थ्रू अ करेंसी एक्सचेंज प्रोसेस ईच क्वार्टर। अब जब तमाम ओनर्स करेंसी एक्सचेंज प्रोसेस से गुजरेंगे तो उसका इफ़ेक्ट क्या होगा कि आपके पास वेरिएशन जो है नंबर ऑफ पैसोज अवेलेबल टू द मैनेजमेंट वो ख़त्म हो जाएगी। मीन्स कि अब आपके पास आपको फॉरेन एक्सचेंज का रिस्क हैंडल करने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास जितना भी बजट होगा वो पैसोज में अवेलेबल होगा। आपका जो अपार्टमेंट ओनर है वो उस फॉरेन एक्सचेंज रिस्क को फेस करेगा। मीन्स बीइंग एन मैनेजमेंट आप उस रिस्क से सेट असाइड हो जाएंगे और आपका ओनर जो है वो डायरेक्टली उस रिस्क को फेस करेगा। तो फिर आपके की बजट की जितनी रिक्वायरमेंट होगी पैसोज में, इन हैंड कैश भी उतना ही होगा। जबकि पहले हम क्या कर रहे थे कि पैसोज में बजट को मेंशन कर रहे थे
और यूएस डॉलर्स में फ़ीस को मेंशन कर रहे थे, और फिर जो यूएस डॉलर्स में फ़ीस आती थी उसको कन्वर्ट करते थे पैसोज में। तो फिर जो बजट और इन हैंड पैसोज होते थे वो डिफ्रेंशिएट करना शुरू हो जाते थे। तो फिर दूसरी चीज़ कैसे हेल्प आउट करेगी कि अगर आप अपने बजट को पैसोज में ही अपनी फ़ीस को पैसोज में ही मेंशन करेंगे, तो जो फॉरेन एक्सचेंज का रिस्क है वो आप अपने एंड से मिनिमाइज कर देंगे और वो डायरेक्टली आपके अपार्टमेंट का ओनर फेस करेगा। हाउ माइट मिस्टर रेंडी बजार्ड go about formulating an estimate of the exchange rate for the upcoming year rather than relying on external quotes? It means कि वो क्या रिक्वायरमेंट क्या है कि वो कह रहे हैं कि खुद से फॉर्मुलेट कर लें एन एस्टिमेट ऑफ द एक्सचेंज रेट रादर देन कि जो आपकी मार्केट आपको शो करा रही हो उसकी बजाय खुद फॉर्मुलेट करें ताकि एनालिसिस हो सके कि हम किस रेट को प्रेफर करेंगे। तो हमने ये कहा कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट फॉर अ गिवन करेंसी जो रेट है वो हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। फ्यूचर रेट विल बी इक्वल टू एस इंटू 1 प्लस आर क्यू मल्टीप्लाई बाई टी डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर बी मल्टीप्लाई बाई टी। अब इस फॉर्मूला की नरेशन किस तरीके से है कि आप एफ इज़ द प्राइस ऑफ द करेंसी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, राइट, जो कि उसने अभी रिक्वायरमेंट किया कि आप एक्सटर्नल सोर्सेज पे डिपेंड करने की बजाय खुद से फॉर्मुलेट करें। तो हम किस तरीके से रेट को फॉर्मुलेट करेंगे, एफ विल बी द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट प्राइस ऑफ द करेंसी फॉर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एंड एस इज़ द स्पॉट रेट फॉर द करेंसी पेयर। अब अगर हम करंट केस स्टडी को एनालाइज करें तो हमने कहा यह था कि हम स्पॉट रेट में 9.9 से मूव कर रहे हैं 13.9 पैसोस, और ये हमारा एक्सचेंज रेट है। और उस एक्सचेंज रेट में हमारे पास एक्सपेक्टेड इंटरेस्ट रेट इन द यूएस फॉर 2011 इज अप्रॉक्सीमेटली 0.25%. The expected interest rate in Mexico for 2011 is approximately 4.50%. The current spot rate is 13.03 pesos per US dollar, right? तो अब अगर हमने S equal to spot rate for the current currency of the currency पेयर किया तो हम किसको कंसिडर करेंगे 13.03 pesos per US dollar. Next is RQ, the interest rate of the quote currency. Quote currency means counter currency. Counter currency आपके पास इस वाले रेट में कौन सी करेंसी आ रही है जो कि पैसोस की है। हमने कहा 13.03 पैसोस पर यूएस डॉलर। इट्स मीन कि ये डायरेक्ट रेट जो है वो डायरेक्ट कोटेशन में है। आपकी पैसोस जो है वो डोमेस्टिक करेंसी है और आपकी काउंटर करेंसी शो हो रही है, जबकि यूएस डॉलर्स आपकी बेस करेंसी और आपकी फॉरेन करेंसी के तौर पे यूज़ हो रही है। तो फिर हम लोग आर क्यू द इंटरेस्ट रेट ऑफ द कोट करेंसी। कोट करेंसी मीन्स आपकी जो काउंटर करेंसी है उसको यूज़ कर रहे होंगे। आर बी इज़ द इंटरेस्ट रेट ऑफ द बेस करेंसी, और बेस करेंसी आपकी कौन सी यूज़ हो रही है, यूएस डॉलर्स की। तो आर क्यू आप कौन सा यूज़ करेंगे जो कि आपके पास मैक्सिको का है इंटरेस्ट रेट, और आर बी कौन सा रेट यूज़ होगा जो यूएस का है एंड विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 0.25%. इन टी इज़ द टेनर और टाइम टू मेच्योरिटी इन डेज, और जो टी है वो ड्यूरेशन बताएगा जिस ड्यूरेशन में आपको वो चाहिए होगा। नाउ लेट्स सपोज कि हम 180 डेज के ड्यूरेशन को कैरी कर रहे हैं, तो हमारे पास फ्यूचर रेट किस तरह से कैलकुलेट होगा, 13.03 जो कि आपका स्पॉट रेट है। नेक्स्ट इज 1 प्लस 0.0225। वो 0.0225 कहाँ से आया, आपका इंटरेस्ट रेट, और वो डिवाइड हो गया इन नंबर ऑफ डेज में। तो इन नंबर ऑफ डेज के अकॉर्डिंगली आपका इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट हुआ। सिमिलरली जो आपके यूएस डॉलर्स में इंटरेस्ट रेट था उसको कैलकुलेट किया तो वो 0.00125 आ गया। अगर मोर क्लियरली इसको रिपीट करें तो किस तरीके से होगा कि आपके पास यूएस का रेट इंटरेस्ट रेट कितना आ रहा था 0.25%।
अब आपने कैलकुलेट किस बेसिस पे करना था, 180 डेज, 180 डेज मीन्स हाफ ऑफ अ ईयर। तो आप 0.25% था, आपने उस 0.25% को डिवाइड किया 2 से, तो आपके पास 0.00125 आ गया। आपने इसको 1 में ऐड कर दिया। इसी तरह आपने जो मैक्सिको का इंटरेस्ट रेट था 4.50, उसको डिवाइड किया 2 से और उसके बाद उसको 1 में ऐड कर दिया। तो आपके पास टोटल जो सम है वो आ गया 1.0212। इसको मल्टीप्लाई किया 13.03 से, तो आपके पास फ्यूचर रेट आ रहा है 13.306। 13.306 मीन्स कि आपके पास जो करेंसी स्पॉट रेट में आप 13.03 पर परचेज कर रहे थे, वो फ्यूचर में आपको 13.306 पर परचेज करनी पड़ेगी। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द स्पॉट रेट विच इज़ 13.03 एंड द फ्यूचर रेट विच इज़ 13.306। इसका मतलब है कि रैंडी जो है वो खुद से जो फ्यूचर का रेट कैलकुलेट करेगा वो 13.306 होगा, और वो इसको फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशंस जो है वो यूज़ कर सकता है। To the fourth and the last question, which is what are the implications for the owners and the HOA manager of using the actual foreign exchange rate as compared to the 10.5 pesos per US dollar rate used in prior years budgeting process? How might this influence the owners and managers' preferences regarding the choice of exchange rate for next year's budget? मीन्स के अब एच का मैनेजर जो कि एक्चुअल फॉरेन एक्सचेंज रेट को कंपेयर कर रहा था, जो कि कंपेयर करे $10.5 के रेट के साथ, या फिर यूज़ करे इन प्रियोर ईयर्स जो बजटिंग का प्रोसेस जो है जिस एक्सचेंज रेट पर कैलकुलेट हो रहा था, वो किस तरीके से कौन सा वाला प्रेफरेबली यूज़ करना चाहिए और उसकी रीजंस क्या क्या हो सकती है। तो अगर गिवन द मूवमेंट इन एक्सचेंज रेट हम एनालाइज करें तो हम कैलकुलेट करते हैं कि बाय यूजिंग 10.5 रेट मैनेजमेंट के पास जो है कंसिडरेबली मोर पैसोज अवेलेबल देन एंटिसिपेटेड इन द ओरिजिनल बजट। इसका मतलब ये हुआ कि मैनेजमेंट जॉब जो है वो मच मोर ईजियर होगी, क्योंकि उनके पास कैश जो है वो ज़्यादा अवेलेबल है टू मीट देयर ऑब्लिगेशंस रादर देन एनी टाइप ऑफ डिफ़िकल्टीज। और जो क्वेश्चन है वो क्रिएट हो गया और आपके पास फेवरेबल एक्सचेंज रेट जो है वो अवेलेबल हुआ। लेकिन अगर ओनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू पे डिस्कस करें तो ओनर्स वुड लाइकली टू प्रेफर यूटिलाइजेशन ऑफ मोर करंट रेट सच एज स्पॉट रेट। वो क्या होगा कि वो 13.30 पैसोस का हो जाएगा यूएस डॉलर्स में। अब उनको कैसे हेल्पफुल होगा कि वो अगर अब यूएस डॉलर्स को कन्वर्ट करें पैसोस में, तो उनको 13.30 पैसोस पर यूएस डॉलर रिसीव हो पे करना रिसीव हो रहा होगा। इसका मतलब अगर वो पहले पे यूएस डॉलर्स को कन्वर्ट करा रहे होते तो उन्हें 10.5 पैसोस मिलते, और अब कन्वर्ट करा रहे हैं तो उन्हें 13.3 पैसोस मिल रहे हैं। तो अगर आपका फीस जो है वो पैसोस में मेंशन है, तो आपके पास आपका ओनर करंट जो रेट है उसको यूज़ करना प्रेफरेबली यूज़ करेगा, और वो 13.30 पैसोस पर यूएस डॉलर पे अपना डॉलर्स को एक्सचेंज करेगा, और उसके पास जो है फीस जो है वो रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि उनकी बेस करेंसी जो है वो एप्रिशिएट हो रही है और पैसों जो है वो डेप्रिशिएट हो रहा है अगेंस्ट डॉलर्स। अगर मैनेजर्स को कंसिडर करें तो मैनेजर्स प्रीवियस रेट को हेल्पफुल कंसिडर कर रहे होंगे, जबकि जो ओनर्स हैं वो अब करंट रेट को कर रहे हैं ताकि उनके पास उनको ज़्यादा पैसों उसमें कन्वर्ट हो सकें। इर्रिस्पेक्टिव के जो है किसको कितना ज़्यादा फ़ायदा हो सके, जो फॉरेन एक्सचेंज का डिसीजन है, जो फॉरेन एक्सचेंज या इंटरनेशनल मार्केट के जो डिसीजंस हैं, वो दोनों साइड्स को कंसिडर करते हुए जो है किए जाते हैं। इर्रिस्पेक्टिव के कौन सी साइड कितना ज़्यादा बेनिफिट ले सके,
लेकिन म्यूचुअल बेनिफिट की बेसिस पर जो है वो डिसीजंस जो है फॉर्मुलेट किए जाते हैं। दीज आर द 4 क्वेश्चंस जो कि हमने इस सारी केस स्टडी से रिलेटेड जो है वो डिस्कस किए, एंड होपफुल के इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद और ज़्यादा बेहतर तरीके से अंडरस्टैंडिंग जो है क्लियर हुई होगी कि फॉरेन एक्सचेंज और इंटरनेशनल फॉरेन एक्सचेंज मार्केट या फ्यूचर और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स हमें इंटरनेशनल मार्केट में मूव करने में या वहाँ की ट्रांजेक्शन्स करने में किस तरीके से हेल्प आउट होते हैं और कौन कौन सी चीज़ें हमें कंसिडर करनी चाहिए while making these decisions. Thank you.